बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उस पर अब हम थोड़ा देखते हैं काम। डिस्पर्शन क्या होती है? देखिए, ये मैंने एक डेटा 1 बनाया है, उसके सामने वैल्यूज़ लिखी हैं, और डेटा 2 उसके सामने भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं। डेटा 1 का मीन उसके सामने लिखा गया है 20, और डेटा 2 का मीन भी 20 आ रहा है। यानी बोलेंगे कि डेटा 1 और डेटा 2 की वैल्यूज़ तो मुख्तलिफ हैं आपस में, लेकिन दोनों डेटा का मीन सेम आता है। और मीन कैसे आता है? डेटा की वैल्यूज़ को ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड करने से। तो ये जो पहले डेटा की 5 वैल्यूज़ हैं, अगर आप इन पाँचों को ऐड करें और 5 पे डिवाइड करें तो आपको मीन का आंसर मिलेगा 20। और दूसरे डेटा में भी आप इन्हीं 5 जो डेटा 2 की वैल्यूज़ हैं, इन पाँचों को ऐड करके 5 पे डिवाइड करें तो आपको मीन का आंसर मिलेगा 20। यानी दोनों डेटा का मीन तो सेम है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि दोनों डेटा का जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन जो डेटा 1 है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से करीब करीब हैं। मीन अगर 20 है तो ये 18, 19, 20, 21, 22 ये सारी वैल्यूज़ हैं वो मीन से अपने करीब हैं बनिस्बत ये नीचे वाला डेटा है 10, 15, 20, 25, 30। तो नीचे वाले डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से थोड़ी दूर हैं। या हम ये कहेंगे कि डेटा 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो डेटा 1 की निस्बत अपने मीन से दूर है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि डेटा 2 का डिस्पर्शन ज़्यादा है या डेटा 2 का स्कैटर ज़्यादा है। डेटा 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से दूर दूर हैं, लिहाजा उनका फैलाव ज़्यादा है या उनकी डिस्पर्शन ज़्यादा है, और डेटा 1 की डिस्पर्शन कम है। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि डेटा का अपने सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, जो फैलाव होता है, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। मैंने ये नीचे लिख भी दिया है जी, ये 2 लाइनों में आप पढ़ लीजिएगा। अब डिस्पर्शन को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। नंबर 1 पे है एब्सोल्यूट और दूसरे नंबर पर है ये रिलेटिव। तो पढ़ेंगे इसको यूँ कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और फिर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव, इन सारी मेजर्स का मकसद तो डेटा के स्प्रेड को मेजर करना ही है। एब्सोल्यूट के नीचे 4 वैल्यूज, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1 पे है रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन QD, फिर है MD मीन डेविएशन, फिर है जी वेरिएंस और स्टैंडर्ड। ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक ही पॉइंट के अंदर है। अच्छा, इन्हीं के सामने एब्सोल्यूट के सामने जो रिलेटिव लिखी है ना, रिलेटिव के अंदर भी नाम तकरीबन यही है। रेंज, यहाँ जो एब्सोल्यूट में रेंज थी, रिलेटिव में वो बन जाती है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यहाँ जो एब्सोल्यूट में QD है ये बन जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ QD, और यहाँ पर MD है ये बन जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ MD। और लास्ट में है हमारे पास ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इन दोनों के लिए एक यहाँ पर एक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसको। अच्छा, रेंज, सबसे पहले हम बारी बारी इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले रेंज देखिए, अब ये जितनी भी मेजर्स है ना हमारी, हमने ये सारी मालूम करनी है। तो पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर्स में और रिलेटिव मेजर्स में फ़र्क क्या होता है। तो मैं ये करूँगा कि मैं एब्सोल्यूट का रेंज और रिलेटिव की कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये दोनों मैं एक ही डेटा पे मालूम करता हूँ। उसमें देखते हैं कि फ़र्क क्या आया है। ये जी मेरे पास एक डेटा है, ये रुपीज़ पर है, मिसाल 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो डेटा के जो नंबर होते हैं उनके साथ कोई ना कोई यूनिट होती है, हम बार बार लिखते नहीं हैं, लेकिन अकेले 4, 6, 10 का कोई मतलब नहीं है। 4 और 6, 10 किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, या ये रुपीज़ होंगे या केजी होंगे या लीटर होंगे। अभी मैंने यहाँ यूनिट जानबूझ कर लिखी है ताकि हमें अपनी एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में फ़र्क पता चले। सबसे पहले रेंज, रेंज का फार्मूला है XM माइनस X0, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है इसके सामने, इसका फार्मूला है, इसके फार्मूला में भी देखिए XM और X0 ही आ रहे हैं। ये है XM माइनस X0 और नीचे है XM प्लस X0, यानी दोनों फार्मूला में XM और X0 का मसला है, ये हमें चाहिए। XM, M फॉर मैक्सिमम, तो XM बनेगी जो आपकी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है डेटा के अंदर। तो XM ये है हमारे पास 10, क्योंकि 10 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये XM हो जाएगा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, और X0 हो जाएगी सबसे छोटी वैल्यू। तो डेटा के अंदर इन तीनों में से सबसे छोटा 4 है, तो 4 हमारा हो जाएगा X0। तो मैंने यहाँ XM की जगह 10 और X0 की जगह 4 पुट किया, और मैंने इनको ये XM है 10 रुपीज़, XM है 4 रुपीज़। जब 4 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ माइनस किए जाएँ तो पीछे बचते हैं 6 रुपीज़। तो ये देखिए, अब साथ में देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में
भी एक्स एम और एक्स नॉट की जगह पर वही वैल्यूज पुट करनी है। एक्स एम ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी एक्स एम आ रहा है, तो दोनों एक्स एम की जगह पर 10 पुट होगा, और एक्स नॉट ऊपर नीचे आ रहे हैं, दोनों एक्स नॉट की जगह पर ये 4 पुट होगी। ये पुट की तो ऊपर है 4 रुपीज़ माइनस 6 रुपीज़, तो ऊपर का आंसर मिलेगा 6 रुपीज़, और नीचे है 10 रुपीज़ प्लस 4 रुपीज़, नीचे आंसर मिलेगा 14 रुपीज़। यानी 10 रुपये में 4 रुपये और ऐड करें तो फिर बन जाते हैं 14 रुपीज़। अब ये ऊपर भी रुपीज़ है नीचे भी रुपीज़ है, तो मैथमेटिक्स में होता है या वैसे है कि ऊपर नीचे जब सेम चीज़ें आ जाएँ तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो रुपीज़ रुपीज़ आपस में ख़त्म हो गया, 16 और 14 ये हमारा आ गया। आप 16 को 14 पे मज़ीद भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स में भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज चलते चलते हमारे पास आंसर आ रहा है 6 और 14, और 6 14 के साथ कोई यूनिट नहीं है। जो डेटा की यूनिट रुपीज़ थी वो हमारे इस आंसर में नहीं आ रही है, जबकि रेंज का फार्मूला इस तरह का था कि वहाँ पर यूनिट कैंसिल नहीं हो सकी, वहाँ की यूनिट साथ में चल रही है। तो अब यही फ़र्क है, यही फ़र्क है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। देखिए मैंने यहाँ नीचे बताया है कि रुपीज़ को क्या कहते हैं, यूनिट। ये डेटा की यूनिट है, और यूनिट क्योंकि आंसर में मौजूद है, दिस इम्प्लाइज कि हमारी ये एब्सोल्यूट मैयर है। तो रेंज हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट मैयर, क्योंकि इसके आंसर में यूनिट आ रही है, जबकि यहाँ पर क्योंकि यूनिट नहीं है, डेटा में ये यूनिट नहीं है, तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर नो यूनिट इन आंसर, आंसर में यूनिट नहीं आई। दिस इम्प्लाइज रिलेटिव मैयर, लिहाजा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो थी, ये जो फार्मूला है, ये एक रिलेटिव मैयर है डिस्पर्शन की। ये तो फ़र्क हो गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, कभी एब्सोल्यूट मैयर्स होती हैं उनमें आंसर्स के साथ यूनिट आती है, जबकि रिलेटिव में यूनिट नहीं आती। अब मैं दोबारा अपनी बात पर आता हूँ। ये जो टेबल है हमारे पास, जो हमारे फार्मूला लिखे हुए हैं सारे, ये फार्मूला हमने डेटा पर अप्लाई करने हैं, लेकिन आगे मसला यह है कि डेटा दो तरह का है। डेटा हमारे पास एक होता है अनग्रुप डेटा, और फिर होता है ग्रुप डेटा। तो हमने ये सारे फार्मूले अनग्रुप डेटा पर भी अप्लाई करने हैं, और ये सारे के सारे फार्मूले, ये जो सारे ये हमारे मेथड्स हैं, ये सारे हमने ग्रुप डेटा पर भी और अनग्रुप डेटा दोनों पर अप्लाई करने हैं। तो यानी रेंज का जब क्वेश्चन करेंगे तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये दोनों चीज़ें पहले हम अनग्रुप डेटा की देखेंगे, फिर ग्रुप डेटा की देखेंगे। फिर क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये पहले हम अनग्रुप डेटा की देखेंगे, फिर ग्रुप डेटा की। इसी तरह से नीचे भी जो चीज़ें हैं, ये सारी बारी बारी हर चीज़ आप पहले अनग्रुप डेटा पर काम करेंगे, फिर आप वही काम ग्रुप डेटा पर भी करेंगे। अच्छा, अब यह है कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा ये कौन से होते हैं, ये देख लेते हैं, और उन पर हम ये काम भी साथ करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 88 के ऊपर ये एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है। ये जो डेटा है ये कहलाता है अनग्रुप डेटा। ये डेटा किसका है जी, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। ये 9 स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। तो 45 भी मार्क्स हैं, 32 भी मार्क्स हैं, और ये सारे मार्क्स हैं। ये डेटा अनग्रुप डेटा है, इसलिए कि इस डेटा को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं किया है। वो डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दें, वो डेटा कहलाता है ग्रुप डेटा। तो क्योंकि अभी ये डेटा जिस तरह से लिया गया है उसी तरह से लिखा हुआ है, इससे हमने कोई इस पर मज़ीद इससे कोई चेंज नहीं किया, इसकी हमने फ्रीक्वेंसियाँ नहीं बनाई हैं, लिहाजा ये डेटा है हमारा अनग्रुप डेटा। हम इस अनग्रुप डेटा पर पहले रेंज निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं, फिर हम ग्रुप डेटा पर रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखेंगे। तो जी इस पर क्या होगा, ये तो अभी हम काम कर चुके हैं। वैसे अभी मैंने आपको बताया है, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है एक्स एम सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू 48 है, लिहाजा ये एक्स एम हो गई। और एक्स नॉट सबसे छोटी वैल्यू, डेटा में सबसे छोटा 32 है, लिहाजा ये एक्स नॉट हो गया। तो डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू एक्स एम, सबसे छोटी एक्स नॉट, ये तो आसान सी बात है। नीचे आइए रेंज के फार्मूला पर। रेंज का फार्मूला ये कहता है, हाँ रेंज को हम सिर्फ आर से भी नोट कर सकते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो एक्स एम माइनस एक्स नॉट, तो ये भी एक्स एम एक्स नॉट की वैल्यूज़ यहाँ माइनस कीजिए, जिस तरह ये फार्मूला बोल रहा है ये करिए, तो आपके पास आंसर आ गया है 16 मार्क्स। फिर है नीचे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। मैं इसको कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जब मैंने पेज पर लिखा है मैंने वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लिखी है, लेकिन आप उसको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कह सकते हैं, ये एक ही चीज़ के दोनों नाम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू, ये फार्मूला वही है जो मैंने लिखा था, एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। इस फार्मूला में एक्स एम और एक्स नॉट दोनों की जगह पर ये ऊपर के जो नंबर हैं ये पुट किए गए हैं, और इन्हें सॉल्व किया गया, और आंसर आ रहा है 0.2 है जी। तो 0.2 के साथ कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक रिलेटिव मैयर है, और ऊपर वाला जो ये चीज़ आर थी ये एब्सोल्यूट मैयर थी, लिहाजा इसके साथ यूनिट लिखी गई है। यानी हमने क्या किया, हमने रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों देखे हैं
अनग्रुप डेटा के ऊपर। अब हम यही दोनों चीज़ें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ग्रुप डेटा पर देखेंगे। देखिए ये हमारी बुक का पेज नंबर 71 है, यहाँ पर एक डेटा मौजूद है। ये डेटा ग्रुप डेटा है क्योंकि यहाँ पर साथ में फ्रीक्वेंसीज आ रही है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी होती है, ऊपर क्लासेस थी क्योंकि 30 से लेकर 39, 40 टू 49 ये क्लासेस हैं, ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। उस बंदे ने क्लास बाउंड्रीज बनाई है। हम अभी क्लास बाउंड्री से बात स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को क्लास बाउंड्रीज बनाने में मसला हो तो फिर वो फिर डिस्कस कीजिएगा उसको। लेकिन अभी ये क्लास बाउंड्रीज यहाँ से देखिए, इस कॉलम में यहाँ क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है। जहाँ पे पहली क्लास ख़त्म हो रही है अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, हमारा मसला है रेंज के फार्मूला के साथ। रेंज के फार्मूला में आती है एक्स एम और एक्स नॉट। देखिए ये जो पहली क्लास है, पहली क्लास की जो पहली जो लोअर बाउंड्री है 29.5, हम बोलेंगे कि हमारा जो डेटा है उसकी सबसे छोटी वैल्यू 29.5 है और आखिरी क्लास की जो सबसे बड़ी वैल्यू है 99.5। हमारे डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू 99.5 है। हमारा डेटा 29.5 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 99.5 पे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि सबसे पहली वैल्यू 29.5 ये हमारी एक्स नॉट है और सबसे आखिरी वैल्यू 99.5 ये हमारी एक्स एम है। तो हमें अगर डेटा की सिर्फ क्लास बाउंड्रीज पता हो तो हमारा रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम हो जाएंगी। साथ में फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं, हमें फ्रीक्वेंसीज की हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें ये पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और सबसे आखिरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, ये दो चीज़ें चाहिए। यानी 29.9 और 99.5, 29.5 और 99.5 हमें चाहिए। तो ये 29.5 एक्स नॉट है और ये 99.5 एक्स एम है। तो मैंने इनको लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए ये मैंने लिखा है एक्स नॉट लिखी है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास और एक्स एम लिखी है UCB यानी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लार्जेस्ट यानी आखिरी क्लास की। तो नीचे फिर एक्स एम की जगह लिख दिया है 99.5 और एक्स नॉट की जगह लिखी है 29.5 जो मैं आपको दिखा रहा था। ये जो दोनों आ गई हैं एक्स एम और एक्स नॉट, ये फिर ऊपर रेंज का फार्मूला दोबारा मैंने लिख दिया है। इस फार्मूला में एक्स एम एक्स नॉट की जगह पर ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। ये जी नीचे पुट की गई हैं और रेंज का आंसर आ गया है 70 मार्क्स। फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है ऊपर ये फार्मूला या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, उसके अंदर भी एक्स एम एक्स नॉट की जगह पर यही दोनों वैल्यूज़ पुट की गई हैं और यहाँ आंसर निकाल दिया गया है 0.5 आगे समथिंग है जी। तो हमने ये क्या क्या किया कि रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ग्रुप डेटा पर भी देख ली है। अब नेक्स्ट काम देखते हैं जी। अब नेक्स्ट नंबर है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये भी दोनों भी हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा पर दोनों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखिए कि इस फार्मूला के अंदर आ रही है Q1 और Q3। Q1 कहते हैं लोअर क्वार्टाइल को और Q3 कहते हैं अपर क्वार्टाइल को। हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर Q1 और Q3 दोनों ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों पर मालूम किए हैं। यहाँ पर नया काम बहुत थोड़ा सा है। ज़्यादा काम आपका पहले वाला ही है कि Q1 और Q3 को अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में मालूम करना। सारी लेबर वहीं पर है, ठीक है। तो Q1 और Q3 जब आएंगे तो जस्ट उन्हें हमने यहाँ पर पुट करना है। तो मैं आपको बुक की रेफरेंस के हिसाब से बात करूँगा। हमारे जो बुक में एग्जांपल्स हैं वो ही हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर, ग्रुप और अनग्रुप डेटा पर, वो दिखाता हूँ मैं। ये जी पहले एग्जांपल नंबर 3.11। यहाँ पर ये अनग्रुप डेटा है। मैं इस अनग्रुप डेटा के ऊपर क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पहले मालूम करूँगा। तो मुझे ये चाहिए कि मुझे फिर इस डेटा का Q1 और Q3 ये चाहिए क्योंकि हमारे फार्मूला में Q1 और Q3 आते हैं। तो इस तरह का डेटा जो अनग्रुप डेटा होता है उसका Q1 और Q3 मालूम करने का तरीका हम इससे पहले एक लेक्चर में देख चुके हैं। उसका ये देखिए, ये नीचे उस बंदे ने मालूम किया है, ये लिखा है Q1 इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, उन्होंने ब्रैकेट फंक्शन के जरिए किया है। मैंने आपको जस्ट ये कहा था, मैंने इस तरह की ब्रैकेट नहीं लगाई थी अंदर, मैंने सिर्फ ये लिखा था n+1/4। मैंने वो तरीका किया था, आप वो तरीका देख लीजिए। उस तरीके से करते हुए आपने डेटा को सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। उस बंदे ने ये नीचे अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद यहाँ से Q1 और Q3 आएंगे। तो उस बंदे ने Q1 बताया है कि भाई उसकी ये Q1 का ये जो किया ना N और 4 ये करके उससे लिखा कि थर्ड स्टूडेंट। तो थर्ड स्टूडेंट यहाँ से ये 37 था, लिहाजा उसका जो थर्ड मार्क्स हैं ये थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ अरेंज हुए हैं। अरेंज डेटा में 36 है, लिहाजा ये आ गया 36। तो Q1 36 है, ये तो बुक वाले ने खुद निकाल दी है।
आगे है Q3, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर है। इस एग्जांपल का जो अगला पेज है उस पर Q3 भी मालूम की गई है। तो Q3 भी आप जिस तरह मैंने मालूम किया आप उस तरह से मालूम कर लीजिए, वीडियो देखिए। तो Q3 का आंसर 45 है, यानी अनग्रुप्ड डेटा ये जो है हमारा, इसका Q1 36 है और Q3 45 है। यही हमारा मेन काम था। Q1 और Q3 को मालूम कर लिया आपने। अब ये जो Q1 और Q3 की वैल्यूज आती हैं, ये आप ये देखिए QD का फार्मूला है Q3 माइनस Q1। जस्ट आपने Q3 और Q1 की जगह पर 45 और 36 पुट किए हैं, 2 से डिवाइड किया है, आपका आंसर आ जाएगा 4.5 मार्क्स। और कोएफिशिएंट ऑफ QD में भी वही Q3 और Q1 आ रहे हैं। तो Q3 ऊपर नीचे है और Q1 भी ऊपर नीचे है। इन दोनों की जगह पर वही वैल्यूज जो Q3 और Q1 की एग्जांपल में दिखाई गई हैं पुट कीजिए, ये डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। यानी अभी हमने काम देखा है, हमने QD मालूम किया है अनग्रुप डेटा के ऊपर। अब यही QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD हम ग्रुप डेटा पर देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3.13, यहाँ ये नीचे ग्रुप डेटा है हमारा, ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करनी है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है। तो हमें ये चाहिए कि हमें इस डेटा में से Q1 और Q3 चाहिए, ठीक है। तो Q1 और Q3, अब आपने ये सोचना है कि इस तरह का जो डेटा है जहाँ क्लासेस बनी हो और साथ फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, तो Q1 और Q3 कैसे आएंगे। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक इससे पहले लेक्चर में किया है, एक वीडियो के अंदर, वो आप देख लीजिए यूट्यूब पर, वो मैंने